Sheesh Mahal, and it was the Haveli of one of the Prime Minister of later Mughal, like Bahadur Shah Zafar. और 1857 में ये अबेंडन हुई और क्योंकि वो जब कत्ले आम हुआ तो उस टाइम पे बहुत सारे जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे, सारी चीज़ें दे फ्लू फ्रॉम दिस प्लेस अपनी जान बचाने के लिए। कुछ मारे गए, कुछ को जान बचाने के लिए निकाला, मतलब कहीं और जाके बस गए। और अराउंड 1881 में दिस ब्रिटिश रेजिडेंट हु स्टार्टेड अ कॉलेज फ्रॉम हियर, और वो कॉलेज है सेंट स्टीफन कॉलेज। सेंट स्टीफन कॉलेज की जो ओल्ड बिल्डिंग है, दिस इज़ वेयर द सेंट स्टीफन कॉलेज स्टार्टेड। एंड उसके बाद वो कश्मीरी गेट शिफ्ट हुई, कश्मीरी गेट से जो प्रेजेंट बिल्डिंग है वहाँ शिफ्ट हुई है। बट जब कॉलेज यहाँ से स्टार्ट हुआ कुछ वक्त यहीं से चला, और उसके बाद जो है जब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ने लगी तो ज़रूरत समझी गई कि कॉलेज की बिल्डिंग को चेंज करा जाए। Then it shifted from here to other part of the city. And which was the year of foundation, if you remember? 1881. 1881, that was... Yeah. So, तो कुछ टाइम यहीं से पूरा कॉलेज चला था। तो these mentions and the Havelis are important in that context. तो आप जब इन जगहों के ऊपर आते हैं तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता है कि आपको ये पूरा कॉरिडोर है, देन यू हैव अ स्मॉल देवड़ी है, और पीछे अलग पूरा बड़ा हिस्सा है हवेली का। तो हवेलीज वर अ लिटिल स्टेट इन देयर ओन मैनर, एंड आप देखेंगे तो हर एक हवेली का पूरा एक एलिमेंट है। मेन डोर है, डोर के पास में ही कुछ बैठकें हैं कि अगर कोई मेहमान आ रहा है तो बैठकों का अलग रास्ता है, बाहर से ही अलग रास्ता है। यू डोंट हैव टू गिव एक्सेस टू द इनसाइड ऑफ द हाउस। देन यू सी अ कोर्टयार्ड इज़ हियर, देन दे आर, मतलब जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है हवेली का वो फर्स्ट फ्लोर पर है, बाकी तो बाद में लेटर ऑन कंस्ट्रक्शन है। बट देयर आर कोर्टयार्ड। So ये फर्स्ट फ्लोर तक ही बना हुआ था? इनिशियली जो हवेली होती थी वो फर्स्ट फ्लोर तक ही होती थी। सेकंड फ्लोर तो बाद में इंट्रोड्यूस करा गया। कि क्योंकि हवेलियाँ बड़ी इतनी होती थी कि फर्स्ट फ्लोर की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती थी। और एक रूल भी था कि मस्जिद से ऊपर या मंदिर से ऊपर हवेली नहीं बनेगी। तो मंदिर के ऊपर जो शिखर बनाया जाता था, मस्जिद बनाई जाती थी, you were not allowed to build anything above than the religious place, so that is known as a disrespect, और आपको अच्छा नहीं समझा जाता था। स्ट्रक्चर में डिग्रेड कैसे आया आप वो देख सकते हैं कि दे लाइक यू सी इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, यू सी दैट नीचे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। देन थोड़ा सा आप और मिनिमलिस्टिक अप्रोच जाते हैं। द लेटर सेक्शन माइट बी एडेड इन 1880s। देन उसके ऊपर फर्दर ऊपर जाएंगे तो 1900, 1910, 20 एंड और ऊपर जाएंगे तो इट्स लाइक अ एम सिटी। तो यू सी द डिक्लाइन इन द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, बट द ग्राउंड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन होल्ड द द हैवीनेस एंड द वे ऑफ द ऑल द अदर स्ट्रक्चर्स एज वेल। और मेटाफोरिकली कह सकते हैं कि आपका जो पास्ट है वो अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने बाकी की सारी चेंजेस को अपने ऊपर संजो रखा है। So this building gives me a whole idea of how we have declined over the period of time, but still our past is holding us together. That is very true. Yeah. And I wonder इसका नाम शीश महल क्यों है? शीश महल बेसिकली अगर हम करे जाएं तो अलग अलग महल होते थे। शीश महल, रंग महल, चांदनी महल। शीश देयर द पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे कोई ऐसा कमरा हो जिसमें सारे शीशे लगे हुए हों, बेल्जियन ग्लासेस लगे हुए हों। बट अभी ओवर द ईयर हो सकता है किसी ने बचा भी रखा हो, किसी ने नहीं भी बचा रखा हो, क्योंकि अंदर तो हम घुसे नहीं हैं। पर इस हवेली का नाम शीश महल होता था, हवेली शीश महल। इसी तरीके से हवेली रंग महल या फिर चांदनी महल, तो वो महलात होते थे नोबल्टीज़ के, तो तभी आपका महल लगता था या हवेली लगती थी। इसी तरीके से अगर छोटे मकान हैं तो वो मकान ही कहलाते थे। कटरा, कूचा, मोहल्ला, बाज़ार, तो हर एक नाम के पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न है। तो द नेम्स आर नॉट केप्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। I also wanted to talk to you about how when you established the company initially, you were working at Google. Yeah. So how did you manage running a full-time company and a full-time job? Prior to Google, I was working for Paytm, and तो मेरा Paytm में एक डे का 1 day ऑफ होता था, और वो रोटेशनल होता था, या तो सैटरडे होता था या संडे होता था।
So, but I was very fascinated. Initially, when I started, this is just for the, for promoting local art and culture and the authentic stories. So, but initially मेरा मोटिव ये रहता था, and I have no at the beginning I have no idea कि यार इसको हम लोग मोनेटाइज करें नहीं करें. स्टार्टिंग में जो 1-2 टूर करे उसमें हम लोगों ने लोगों को इनवाइट करा, बट पीपल यूज टू साइन अप बट दे डोंट कम. ना कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने सारा रिसोर्स अरेंज कर लिया है, लोगों को कन्विंस कर लिया, एंड यू ऑल्सो गेट लिटिल डिसहार्टेंड व्हेन थिंग्स डोंट टर्न आउट द वे यू वांट. सो पहला जब हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ करा तो लोगों ने साइन अप करा, लोग आए नहीं, बट जो आसपास के कुछ फ्रेंड्स थे वो आ गए थे और उनके साथ ही हम लोगों ने टूर वूर करा. और उसके बाद फिर इवेंचुअली देन वी थॉट कि नहीं इसको करना तो है, तो देन वी पुट अप प्राइस कि ठीक है 200 रुपये लेंगे, हम आपको टूर कराएंगे ये सारी चीज़ें. देन इवेंचुअली जिसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिया वो आ गया, और जिसने नहीं करे वो नहीं आया. तो इवेंचुअली हमने फिगर आउट करा कि टू लाइक मेक श्योर दैट पीपल शुड कम फॉर दीज टूर्स, लाइक वी नीड टू पुट अ टिकट ओवर इट. सो दैट्स हाउ वी, और वो टिकट भी इतना नॉमिनल होता था कि हमारे बेसिक खर्चे निकल जाते थे. इवेंचुअली दीज काइंड ऑफ वॉकिंग टूर्स बिकम पॉपुलर. एक गाइडेड टूर, एक मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ बहुत ज़्यादा नया कर रहे हैं, बट हाँ कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं. द गाइडेड टूर इंडस्ट्री वॉज ऑलरेडी देयर इन सिंस एजेस. Initially when we started, there are hardly few organizations that used to function that manner. But we are one of the first organization that came up with this idea, and we have motivated a lot of people to follow our footstep. ऐसा है नहीं है कि बाकी लोग नहीं कर रहे थे या करना चाहते थे, बट ये है कि they have found one blueprint that is sustainable, that is working, and we were very open to teach these things to the people. And I'm very happy to see a lot of people who are doing it in Delhi or old Delhi, or maybe into other part of the country. They have adapted to our model because it is sustainable. It is a promising feature is there. So when I started getting good response for these walks इन पेटीएम, देन मैंने अपने मैनेजर से डिस्कस करा कि इस तरीके से मैं चलाता हूँ और मुझे एक फ़िक्स ऑफ दे दो, चाहे सैटरडे का दे दो या संडे का दे दो. तो लाइक ये तो पॉसिबल नहीं है. देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी. देन समहाउ आई गॉट अ प्लेसमेंट इन गूगल, एंड देयर आर 2 day ऑफ्स. तो फ्राइडे मेरा रहता था, और सैटरडे संडे मैंने रेगुलरली वॉक्स करवानी शुरू, संडे मैंने रेगुलरली वॉक्स करवानी शुरू करी. एंड इवेंचुअली वी स्टार्टेड गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ कि आप इवेंट्स भी एक्टिवेट कराओ, फूड पॉपअप्स भी एक्टिवेट कराओ, दस्तरखान भी करो. तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ हम लोग करते रहते थे. हेरिटेज वॉक, दस्तरखान, फूड पॉपअप, इवेंट, पोएट्री सिम्पोजियम. सो एक मेरा रेगुलर वीकेंड फिक्स हो गया था कि इस वीकेंड मुझे फिक्स करना है. सो दैट्स व्हेन इट स्टार्ट गेटिंग मोर इनटू द सिस्टम. देन वो इतना रिस्पॉन्स मिलने लगा बिकॉज वी वर द ओनली कंपनी दैट वर डीलिंग इन दैट. और हम लोगों ने तब तक टेल्स ऑफ सिटी को रजिस्टर भी नहीं कराया था. इट वॉज देयर but under a different name, but the vertical were going with the name of Tales of City. और ये एक्सपीरियंशियल टूर्स, इवेंट, पोएटिक सिम्पोजियम हम लोग कर रहे थे, दस्तरखान हम लोग कर रहे थे, और लोकल्स को ही इन्वॉल्व कर रहे थे. वी डोंट हैव मनी टू माई सैलरी वॉज व्हेन आई स्टार्टेड, माई सैलरी वॉज अराउंड 12,000 पेटीएम. गूगल थोड़ा सा अच्छा पे करने लग गया, लाइक अपना एंड फिक्स ऑफ मिलने लग गया. एंड देन दिन, क्योंकि वो इट यूज्ड टू बी इनटू द सोना रोड, तो वो 2 घंटे का ट्रैवल आना जाना वो काफ़ी टायरिंग हो जाता. देन आई ऑप्टेड फॉर द नाइट शिफ्ट्स. तो मैं शाम में 6 बजे निकलता था, सुबह 4-5 बजे मैं वापस घर आता था, 1 घंटे की नींद भर के. मतलब 1 घंटा ट्रैवल टाइम तब भी लग जाता था, 40 मिनट सोना रोड से दिल्ली. एंड उसके बाद फिर 4 घंटे की नींद भर के दिन में पूरा अपना मैं फ्रीलांसिंग करता था, मार्केटिंग. सो अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर जॉब आई हैव डन अ लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग एज अ डिजिटल मार्केटर. वी हैव अ प्लान टू लाइक एक्सपेंड पैन इंडिया, एंड आफ्टर पैन इंडिया वी हैव अ विजन फॉर द ग्लोबल एक्सपेंशन. सो हम लोग अपना जो पिछले 10 साल में हमारा रिसर्च रहा है उसके रिलेटेड हम लोग वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ टेक्नोलॉजी विच विल वर्क एज अ आर्म to our operational team. So we have sustaining our operation on ourselves. बहुत सारे लोग कहते हैं कि a lot of investors are getting interested in our company from the day one. But the thing is कि vision alignment होनी बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टर के साथ. And money is not always everything. कि अगर इन्वेस्टर आएगा तो फिर सीधा सेल्स के ऊपर फोकस करेगा, और हमें ऑपरेशंस के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है. वी आर एबल टू सस्टेन आवर ऑर्गेनाइजेशन इन लास्ट 10 years.
हाँ, स्केलिंग के लिए हमें ज़रूरत है, वो भी तब जब हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी. We want to have our operational backbone fixed first. Otherwise, there are organizations who have replicated our model, raised fund from the day one without, even having any ground presence or any idea about this industry. The money can help you to a certain level, but you will burn out the money if you don't know your way out. So also talking about numbers right now, how are we doing number wise? So There's a way to gauge any company. What's the turnover like? अगर मैं full fledged company where I am not consulting or working anywhere, so our first year revenue was around 1 lakh. And हमारा जो let's say कि इस साल अक्टूबर का हम लोगों ने अपना जो रेवेन्यू गेज करा है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 10 टाइम मोर. ऑल्सो आर EBITDA, after paying all the operational costs, all the taxes and all, our EBITDA is almost 60%. So and this industry is a very promising industry where we are not spending a lot of time, like a lot of money on the taxes as well. So we just pay 5% taxes, and we are a very tax compliance company. Like even I think one of the only company in the industry, हमारे sector के अंदर, there are other players as well, but nobody is registered. We are the only one which is registered. We हमारा अगर 1 रुपये का भी transaction है तो वो tax compliant है. तो so we are also contributing into the nation building. We are also contributing into making more sustainable approach, environmental friendly approach हम attain कर रहे हैं और local economy को boost कर रहे हैं. So our last year revenue was somewhere around 50 to 60 lakh rupees till from October to March. This year we are expecting to go it almost a crore, but hopefully eventually the way we are projecting our project like operations and all, we are in next 5 years we are thinking we will be making with the current capacity, we will be in a 22-25 CR company. But after our technology intervention, once it is developed, we are planning in next 10 years we will be like almost 100 CR company. This is what we have projected. We have our financial advisors as well. We have our business advisor with a lot of experiences and all. And yeah, the travel industry is booming, and we are one of the earliest adapter and someone with a decade-long experience. Right. Yeah. Interesting. Also, Sufyan, we all noticed how during COVID time, travel was immensely hit, Yeah. and yours was a travel company. Yeah. Wherein, so how did Tales of City survive that time? So at that time, we as a community, we were working in during COVID in providing the relief. So through the community that we have built, so we have over 40,000 customers in last 10 years, and from Delhi NCR. So at that time, our whole team was involved in doing the relief campaigns. So we raised around 3 CR from crowdfunding, both in first and second wave. कुछ community members ने CSR fund भी हमें route करा with the help of the local NGOs. We have set up a relief campaign, and we were working in providing ration. We were supporting the people with the school fees, college fees, house rentals, oxygen cylinder, concentrators, medicines. So this is what we were doing during that time. हमारी कंपनी का 10 साल का एक्सपीरियंस है, मगर जो लोग हमारे साथ एसोसिएटेड है उनका 35 साल का, 40 साल का, 50 साल का एक्सपीरियंस है. तो इट्स अ कंपनी विद ओवर लाइक 50 years of experience, 60 years of experience. So एंड इस इंडस्ट्री को हम लोगों ने फ्रॉम द स्क्रैच डेवलप करा है. सो अगर कोई हमारा मॉडल रेप्लिकेट कर भी लेता है तो जस्ट हैव अ आउटसाइडर पर्सपेक्टिव ऑफ इट. हमें ये तक मालूम है कि ये चैलेंज आएगा तो उस चैलेंज को किस तरीके से एड्रेस करना है. तो देयर इज़ अ कंप्लीट केस स्टडी. सो इफ द चैलेंज कम्स ऑन द स्पॉट वी कैन एड्रेस इट. तो सुफियान, इट वाज ग्रेट नोइंग योर स्टोरी. आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी दिल्ली की पूरी हिस्ट्री है, जिस जगह को आपने पूरा टूर बताया है. सो व्हाट्स गोइंग टू बी आवर लास्ट स्टॉप? सो आवर लास्ट स्टॉप विल बी, क्योंकि बहुत वक्त हो गया ख़त्म, एंड आई डोंट वांट यू टू गो एम्प्टी स्टमक. सो वी विल बी गोइंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस एट मटिया महल that serve amazing Turkish kebabs.
So we'll never be going heard there. of them, Yeah. despite the fact that I regularly visit the place. But then we're excited. Yeah. Let's go. तो सुफियान, आपका जो बिजनेस बेंट है ये एक्यूमेन है, where do you get it from? So my family was always into a business. हमारी मतलब पिछली 3-4 जनरेशन जो है वो बिजनेस में ही रही हैं हमेशा. कोई जॉब करता नहीं था, मतलब जॉब करी है लोगों ने इनिशियल डेज वगैरह, बट वी ऑल आर एंटरप्रेन्योरियल बिकॉज वो ब्लड में है. और मैं बचपन से, अगर मेरी बात की जाए तो मैं बचपन में ही मुझे कोई नॉर्मल सी चीज़ भी दिखेगी तो मैं उसमें से बिज़नेस मॉडल निकाल लूँगा या बिज़नेस डेवलप कर लूँगा. मिसाल के तौर पे मैं बचपन में ना एक कार्टून आता था पोकेमॉन. आई स्टिल प्ले द पोकेमॉन गेम बाय द वे एट द एज ऑफ 30. या सो आई यूज़ टू वॉच दिस पोकेमॉन अ लॉट एंड उसमें एक अंकल चिप्स आती थी एंड मुझे बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज मिलती थी. मतलब पॉकेट मनी 2 रुपये 3 रुपये मिल रहा है, उसमें से खर्च करना है. पॉकेट मनी को कलेक्ट करके अंकल चिप्स ले लिया, उससे पोकेमॉन निकला, तब वो पोकेमॉन टेजोस कलेक्ट करने शुरू कर दिए. अब उस पोकेमॉन टेजोस को कलेक्ट करके शुरू करा तो मैंने अपनी क्लास में वो गेम लोगों को सिखाया करना. पहले वो कार्टून की लत लगाई, फिर वो गेम सिखाया, गेम्स के रूल खुद बनाए, गेम सिखाया. और उसके बाद व्हाट आई डू कि फिर अब पोकेमॉन का में से एक स्पेसिफिक पोकेमॉन निकलना एक बहुत चांस की बात होती थी. एंड सिंस आई वॉज कलेक्टिंग दिस पोकेमॉन फ्रॉम बिगिनिंग, और मेरी क्लास में कोई भी उसको कलेक्ट नहीं करता था, बाद में लोगों ने कलेक्ट करना शुरू करा बिकॉज एवरीबडी वॉज वॉचिंग अ कार्टून बट नॉट कलेक्टिंग. बाद में करना शुरू, तो आई हैव अ बिगेस्ट सेट ऑफ द पोकेमॉन सेट. और कई बार मेरे 2-2 3-3 भी आ जाते थे. तो मैंने वो 2-2 3-3 जो पोकेमॉन थे वो बेचने शुरू करे अकॉर्डिंग टू देयर टाइप, पॉपुलैरिटी. कॉमन पोकेमॉन है, रेयर पोकेमॉन है, दिस एंड दैट. तो 1 रुपये का बेच दिया, 2 रुपये का बेच दिया, 3 रुपये का बेच दिया, एंड टू द पॉइंट 175 रुपये का भी बेचा. 175 रुपये का एक पोकेमॉन. वाओ. उसके बाद खाली बेचने के अलावा मैं उनसे 4 पोकेमॉन अलग लेता था. और अच्छा कोई मतलब एंड क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन भी एज वेल कस्टमर प्रोफाइलिंग भी मैंने 4th स्टैंडर्ड में कर ली थी कि जब मैं 4th, एंड दिस आई वाज डूइंग व्हेन आई वाज अ किड इन 4th, स्टडीइंग इन 4th क्लास. तो क्लास के जो टॉपर्स थे जिनमें आपस में कंपटीशन चलता था, एंड आई वाज अ वेरी mediocre kid in terms of academic, but I was very active in all the extracurricular activities and all. So मैंने जितने भी टॉपर्स थे उनको गेम्स वगैरह सिखा के, और उनका क्योंकि कंपटीशन चलता था तो उनको इसकी आदत पड़ गई. आई नो दीज पीपल विल किल मी फॉर दैट बिकॉज वी आर स्टिल फ्रेंड्स. तो उनके बीच में उन लोगों को टैटू बेचता था मैं, टॉपर्स को, और उनके बीच में कंपटीशन होता था, उसका फ़ायदा उठाता था और उनको अपस्केल करके बेचता था. तो आई थिंक चारिजोड था, चारिजोड मैंने 125 का बेचा, ड्रैगनाइट 175 का बेचा, और टैटू लेने के बाद उनसे टैटूज भी लेता था कि 4 मेरी चॉइस के, 2 तुम कोई से भी दे दो. सो दैट आई वॉज डूइंग एज अ किड, एंड आई वॉज ऑलवेज इनटू, मतलब आई वॉज सो इनटू मोनेटाइजिंग एवरीथिंग that my mother used to send me to send things to her friend, her families and all. And after certain period of time मैंने कहा मुझसे इतना नहीं होगा भाई, start paying me for the each delivery. So I was a Blinkit of my mother at that time, and I have started charging them. मतलब उस टाइम पे अगर मैंने मोनेटाइज करा होता तो शायद Blinkit का ओनर होता आज. तो जो बोलते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं, Exactly. सुफियान के भी एंटरप्रेन्योरियल जो स्किल्स हैं वो क्लास 4th में नजर आ रहे थे. So yeah, so my sister got to know about it. उसने घर में कंप्लेंट कर दी, एंड दादा आए, मतलब दादा को पता लगा, दादा हंसे और उन्होंने बोला भाई पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं. दैट वाज exactly the same thing that he said. Now we are at Al Aman. तो पुरानी दिल्ली में कुछ बहुत पॉपुलर आउटलेट्स हैं, और अगर वहाँ पे आपको कभी भीड़ मिले और मौका ना मिल रहा हो तो देर आर अदर ऑप्शंस विच आर सर्विंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फूड बट नॉट वेरी पॉपुलर. सो दिस इज़ वन ऑफ देम.
एंड अल-अमान है, इनके टर्किश कबाब काफ़ी अच्छे हैं, इनका चिकन टिक्का काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है और आपको जला हुआ नहीं मिलेगा। तो वाइल यू आर ईटिंग यू विल सी द जूसीनेस इनटू द चिकन। तो मुर्गे को राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ द चिकन टू यू नो मेकिंग इट ऑन अ स्पेसिफिक आँच, बनाने का कितनी आँच चाहिए, कौन सा मटेरियल चाहिए, मसाला कौन सा लगेंगे, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कंट्रीब्यूटिंग। तो आई गिव देम लाइक 10 on 10 ऑन दैट फैक्टर। अगर मुझे कभी चिकन टिक्का खाने का मन कर रहा हो और असलम ना जाना हो मुझको, तो मैं असलम जाता ही नहीं हूँ, आई प्रेफर देयर चिकन ये टिक्का। पुरानी दिल्ली वालों का थोड़ा राज है कि जिन लोगों को अच्छा बटर चिकन खाना तो असलम नहीं जाते नहीं हो। जाते हैं। और तो वी कम हियर फॉर द बटन चिकन एंड फॉर द टर्किश कबाब। Also, one more question. You know, Delhi faces extreme weathers. When it's summertime, it's extremely hot, so you cannot have these walks. Winters also, it can get very cold to hold any walk at all. Rainy season, it brings with its own challenges, right? So how do you manage that? देखिए, आप अगर दिल्ली को देखें तो दिल्ली आपको बहुत कुछ सिखाती है, राइट फ्रॉम आवर फूड टू our culture, our festival are very season dependent. Right. So you cannot fix a business model that cater to just one specific season. हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ये है, स्ट्रेंथ ये है कि दैट वी आर वेरी फ्लेक्सिबल बिजनेस, वी आर वेरी डायनेमिक बिजनेस एंड वी आर वेरी यू नो कोलैबोरेटिव बिजनेस। तो विंटर्स में विंटर्स के एक्सपीरियंस रहेंगे, समर्स में समर्स के एक्सपीरियंस रहेंगे। समर्स में हम लोग इंडोर एक्सपीरियंसेस में स्विच कर जाते हैं, लाइक म्यूजियम्स, लाइक वर्कशॉप्स, लाइक पोएटिक सिम्पोजियम, लाइक दस्तरखान की दावत। तो समर्स में डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, मानसून में डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो हर एक सीज़न का डिफरेंट एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस कैटर करने के लिए भी आपको नॉलेज चाहिए, आपको रिसर्च चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड द पल्स। Our company's biggest strength is that we understand the pulse of each moment throughout the year. So, and we are curating it. Right. So thank you so much for your time, Sufyan. It was an amazing walk that we had. I'm sure our viewers also had fun. While we enjoy these kebabs, you guys stay tuned. We'll be back next time with another interesting episode. Bye-bye.